एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। एंड आप सभी ने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म फिल कर दिया होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीके जीएस का सेक्शन आपका बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होता है अगर आपको अच्छे से आता है। ओके, और इसमें आपके रीजनिंग के और कुछ मैथ के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी के लिए। सो अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो विदाउट एनी डिले आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल से जुड़ जाइए। सो नेक्स्ट वीडियो आपका होगा रीजनिंग का, यानी एनटीपीसी में आए हुए जितने भी अभी तक के रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो आपको उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका साइंस का, मानव शरीर का पीएच स्तर क्या होता है? मानव शरीर का पीएच लेवल क्या होता है? ऑप्शन है आपके 2.35, 4.45, 5.35 से लेकर 6.45, 7.35 से 7.45 या फिर 8.35 टू 9.45। क्या होगा इनमें से आपका सबसे एप्रोप्रिएट आंसर? बात करें अगर पीएच की, तो पीएच का आपका मतलब होता है हाइड्रोजन की क्षमता। ओके, जिसके उपयोग से हम किसी पदार्थ की अम्लता और क्षारीयता का पता लगा सकते हैं। ओके, यानी कौन सा जो आपका मैटर, आपका पदार्थ है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, इसका डिफरेंस आपको इजीली पता चल जाता है पीएच स्केल के द्वारा। बात करें पीएच स्केल में तो आपका 0 से 14 तक का जो नंबर है वो शो होता है। एंड आपके जो पीएच स्केल की खोज है वो सोरेन एंड सोरेनसन ने की थी, राइट। अगर आपका पीएच मान 7 है तो आपका जो पदार्थ का नेचर है वो आपका न्यूट्रल होता है। ठीक है, 7 से अगर कम होता है तो वो एसिडिक नेचर में आ जाता है और 7 से ज़्यादा होता है तो वो आपका बेसिक नेचर में आ जाता है। ये तो बात हो गई आपकी पीएच लेवल, पीएच से रिलेटेड। बात करते हैं अपने करेक्ट आंसर की, तो ह्यूमन बॉडी का पीएच होता है आपका 7.35 से लेकर 7.45 तक। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विरामावस्था में द्रवों के गुणों से संबंधित है? भौतिक विज्ञान, फिजिक्स की कौन सी शाखा आपकी विरामावस्था में द्रवों के गुणों से संबंधित है? द्रव स्थिति विज्ञान, खगोल भौतिकी, ऊष्मा प्रौद्योगिकी या फिर प्रकाशिकी? क्या होगा करेक्ट आंसर? बात करें अगर आप ऑप्शन नंबर 4 की प्रकाशिकी, तो ये विज्ञान की शाखा है जो आपके व्यवहार के निर्धारण और प्रकाश के गुणों से संबंधित है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की ऊष्मा प्रौद्योगिकी विज्ञान, तो ये विज्ञान की वह शाखा है जो ऊष्मा, कार्य, तापमान और ऊर्जा के बीच में संबंधित है। ठीक है, बात करें ऑप्शन नंबर 2, तो खगोल भौतिकी जो है वो आपकी एक शाखा है जो आपका ब्रह्मांड, सितारे, ग्रह, प्लैनेट, आकाशगंगा, मीटियोर और इन सभी चीज़ों से ये संबंधित है। अब चलते हैं अपने ऑप्शन नंबर 1 की ओर, द्रव स्थिति विज्ञान या फिर इसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। ओके, इसमें आपका द्रवों की, ये भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जो आपके तरल पदार्थ के गुणों से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि आपका आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हुआ और तैरते पिंडों का संतुलन, इन सभी से ये संबंधित है, राइट। सो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव स्थिति विज्ञान या फिर हाइड्रोस्टैटिक्स।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे उपयुक्त विकल्प आपको भरना है। एक ध्वनि का तारत्व उसके डैश पर निर्भर करता है। उसके डैश यानी आपको यहाँ पर फिल करना है, पर निर्भर करता है। आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, आयाम या फिर लय। ओके, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, आयाम या फिर लय। एक ध्वनि का तारत्व उसके किस पर निर्भर करता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ध्वनि का तारत्व मुख्य रूप से उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। जितनी उच्च आवृत्ति होगी उतना उच्च ही उसका तारत्व होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, आधुनिक आवर्त सारिणी में पहला धातु तत्व कौन सा है? आवर्त सारिणी में पीरियोडिक टेबल में आपका पहला धातु तत्व कौन सा है? हीलियम, हाइड्रोजन, सोडियम या फिर लिथियम? ओके, सो बताना है आपको कि कौन सा है पहला धातु तत्व। तो He यानी हीलियम आपका, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2, H2 यानी हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है यानी परमाणु संख्या 1, सोडियम Na एटॉमिक नंबर होता है 1 यानी 11, ओके। लिथियम यानी Li, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, ओके, यानी परमाणु संख्या। सो जो पहला धातु तत्व होता है वो होता है आपका Li, यानी ऑप्शन नंबर 4 लिथियम इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ओडोमीटर ऑटोमोबाइल में किया जाने वाला एक उपकरण है, किसको मापने के लिए ये प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है गति, गंध, दिशा या दूरी। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 दूरी। ओके, ओडोमीटर या ओडोग्राफ ये उपकरण आपका उपयोग वाहन से जो दूरी होती है उसे मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं, गति, ऑप्शन नंबर 1। तो बात करें अगर गति को मापने के लिए तो स्पीडोमीटर या फिर स्पीड मीटर का उपयोग किया जाता है उपकरण का। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर, क्या बोलते हैं, दिशा, 3rd। तो दिशा को जो भी हम लोग मापने का उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो वो दिशा सूचक यंत्र होता है, ओके, जिस पे पृथ्वी पर दिशा खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक चुंबकीय उपकरण होता है, राइट। सो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट उपकरण जो आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर या ओडोग्राफ या फिर आपका दिशा सूचक यंत्र, राइट। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इथाइन, प्रोपेन, ब्यूटेन या फिर पेंटेन? क्या होगा करेक्ट आंसर? सो इथाइन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन के ये आपके रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला होते हैं, ओके। इथाइन का C2H2, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10, पेंटेन का होता है C5H12, ओके। सो बात करें अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की तो ये आपके होते हैं कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरे या तिहरे आबंध यानी बॉन्ड, ओके। सो उन्हें आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, इथाइन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। ये आपका एल्कलाइन समूह से संबंधित है, ठीक है। इथाइन आपका जो है वो एल्कलाइन समूह से संबंधित है।
सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भ्रूण को किस विशेष ऊतक की मदद से यानी टिश्यू की हेल्प से माँ के रक्त से पोषण मिलता है? प्लेसेंटा, गर्भाशय गर्भनली या फिर गर्भाशय ग्रीवा? क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा यानी ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लेड नाइट्रेट को अत्यधिक गर्म किए जाने पर इससे उत्सर्जित लाल भूरे रंग की गैस का क्या नाम है? ओके, जब लेड नाइट्रेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो इससे उत्सर्जित लाल भूरे रंग की जो गैस है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड? ओके, क्या होती है वो गैस? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, वो होता है आपका NO2। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का होता है N2O5। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का होता है N2O। नाइट्रिक ऑक्साइड का होता है NO। जब लेड नाइट्रेट को गर्म होने पर लेड मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है और NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ एक लाल भूरे रंग की गैस के रूप में उत्सर्जित होती है। करेक्ट। बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल से जुड़ जाएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। ओके, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थीं? CV रमन, सत्येंद्र नाथ बोस, विक्रम साराभाई, होमी भाभा? पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं किन्होंने की थीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सत्येंद्र नाथ बोस। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए गणना की थी, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से नाम दिया गया था। ओके, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है यानी 10 नंबर की निम्नलिखित में से किस यौगिक में द्विआबंध है? ओके, द्विआबंध किस में है? इथेन में, मीथेन में, एसिटिलीन में या फिर एथिलीन में? ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। अगर आपका एकेडमिक यानी आपने 12th तक बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है तो आपको आसानी से आ जाएगा। स्टिल आपने अगर डीपली साइंस आपका फेवरेट रहा है, साइंस आपको अच्छे से आती है, तो भी आपको अच्छे से आ जाएगा। ओके, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आज इस सेशन में पढ़ने के बाद आपको अच्छे से समझ आ ही जाएगा। ओके, कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में द्विआबंध है? इथेन, मीथेन, एसिटिलीन या फिर एथिलीन? ये रहे आपके कुछ रासायनिक इम्पॉर्टेंट सूत्र इथेन का। ओके, C2H6, मीथेन CH4, एथिलीन C2H4। एथिलीन के बारे में हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, एथिलीन आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें आपके 2 कार्बन परमाणु होते हैं जो एक दूसरे से डबल बॉन्ड यानी द्विआबंध से जुड़े होते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र आपको पता ही है C2H4। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि उस रूसी रसायन शास्त्री का नाम क्या है जिन्होंने कहा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण पारमाणिक द्रव्यमान के आवर्ती फलन हैं?
ओके। मेंडलीव, मार्कोवनिकोव, जेलेंस्की या फिर जेटसेव। सो अगर आप RO, NTPC, HTET, CTET या STET किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल से डेफिनेटली जुड़ जाएं। ओके, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंडलीव। ओके, दिमित्री मेंडलीव इनका पूरा नाम था और ये रूसी वैज्ञानिक थे। ओके, सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक रॉकेट को 20 मीटर पर सेकंड के निरंतर वेग के साथ लंबवत ऊपर की ओर यात्रा करने के लिए प्रक्षेपित किया जाता है। 33 सेकंड की यात्रा के बाद रॉकेट में खराबी आ जाती है और इसकी ईंधन आपूर्ति बंद हो जाती है। रॉकेट फिर भी एक मुक्त निकाय की तरह यात्रा करता है। इसके द्वारा प्राप्त ऊंचाई कितनी होगी? ओके, 700 मीटर, 800 मीटर, 680 मीटर या फिर 720 मीटर, क्या होगा करेक्ट आंसर? ओके, S इज इक्वल टू UT। ओके, इससे आप जब एक स्थिर वेग से आगे बढ़ रहा है तो आपको एक दूरी पता चल जाएगी। ओके, 35 सेकेंड बाद दूरी जो होगी वो इससे ज्ञात हो जाएगी आपको। उसके बाद आपको v² इज इक्वल टू U² प्लस 2GS ये आपको यूज़ करना है और यहाँ से आपको एक दूरी पता चल जाएगी, ठीक है, जो होगी आपकी 20 मीटर एंड यहाँ से आपको पता चल जाएगी 700 मीटर, ठीक है। और जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो प्राप्त की गई कुल ऊंचाई हो जाएगी 720 मीटर, ठीक है। सो 720 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में बताइएगा, हम कमेंट में आपको डिटेल आंसर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आपका ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। 2 फॉर्मूले इसमें आपके यूज़ होंगे, S इज इक्वल टू UT और v² प्लस U² इज इक्वल टू U² प्लस 2GS। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है पूछा है। ओके, आपको नहीं वर्ड पे अच्छे से ध्यान देना है, विशेष ध्यान देना है। इन पौधों में 2 बीजपत्र होते हैं। इन पौधों की रेशेदार जड़ें होती हैं। इन पौधों में जालीदार सिरा विन्यास होता है और इन पौधों में एक मूसला जड़ होती है। तो कौन सी आपकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बतानी है आपको। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राइट। इन पौधों की रेशेदार जड़ें होती हैं, ये आपकी विशेषता नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की गति क्या होती है? 330 मीटर पर सेकेंड, 331 मीटर पर सेकेंड, क्या होगा करेक्ट आंसर? ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 331 मीटर पर सेकेंड। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुलों, लोहों के रेलिंग और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है? यानी ब्रिजेस और जो भी रेलिंग्स होती हैं आयरन की और मेटल्स से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान क्या पहुंचाता है? संक्षारण, विकृतगांधिता, अम्लता या फिर अपक्षयन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा संक्षारण। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त को कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करता है? रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करता है? WBCs, रक्त बिंबाणु, प्लाज्मा या फिर RBCs।
सो बात करें अगर WBC की, तो इन्हें वाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कणिकाओं कहा जाता है, इनका पूरा नाम। यह शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा रक्त बिंबाणु। यह रक्त वाहिकाओं की जो चोट है और उसमें थक्के जमा कर मतलब उसको सही करता है, हील करता है। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त का तरल घटक है जो भोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन अपशिष्ट परिवहन का कार्य करता है। ओके, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा। बात कर लेते हैं RBCs की। सो बात करें अगर RBC की, तो इनका नाम होता है रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर बाकी पूरे शरीर के चारों ओर प्रसारित करती हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास पर आधारित ऊर्जा को कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या फिर आपका परमाणु ऊर्जा, क्या कहा जाता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, स्थितिज ऊर्जा। यानी किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास पर आधारित ऊर्जा को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कुर्सी पर चढ़ना और भारी वस्तुओं को कुछ ऊंचाई तक उठाना, ये आपका उदाहरण है। ठीक है, सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक कांच के ग्लास में पानी में रखा नींबू किनारे से देखने पर अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इस घटना के पीछे क्या कारण है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या फिर प्रकाश का परावर्तन? क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ओके, बात करें अगर इसके करेक्ट आंसर की, तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। ओके, प्रकाश का अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर होता है। ओके, क्योंकि प्रकाश की गति 2 माध्यमों में अलग अलग होती है, सो इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, बायोगैस का उत्पादन बायोमास से कैसे किया जाता है? बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोमास बाय डैश, भंजक आसवन, अवायवीय किण्वन, आंशिक आसवन या फिर शुष्क आसवन। यानी आपका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, एनएरोबिक फर्मेंटेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फिर ड्राई डिस्टिलेशन। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, आपका हो जाएगा अनएरोबिक फर्मेंटेशन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, बायोगैस का उत्पादन कृषि, खाद्य और कच्चे कार्बनिक पदार्थों से किया जाता है। ओके, भंजक आसवन यानी आपका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, यह हवा की अनुपस्थिति में ठोस घटक यानी मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया होती है, जैसे कोयला, तार, कोक, तेल एट्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आंशिक आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी मिट्टी के तेल और प्राकृतिक गैस का अलग अलग करना। ओके, यह क्वथनांक में अंतर के आधार पर तरल मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ड्राई डिस्टिलेशन यानी शुष्क आसवन। तो यह गैसीय उत्पादों के उत्पादन के लिए ठोस पदार्थों को गर्म करने की प्रक्रिया होती है, लकड़ी, तेल, शेल और कोयला आदि। ओके, सो ये थी हमारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इन सभी ऑप्शंस के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 20 और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, आपके जनरल नॉलेज के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब किसी व्यक्ति का नेत्र प्रत्यारोपण यानी आईज ट्रांसप्लांट किया जाता है तो आँख का कौन सा पार्ट है, जो कौन सा भाग दान किया जाता है। ओके, जैसे हम अपने नेत्र दान करते हैं तो नेत्र में बेसिकली कौन सा पार्ट हम दान करते हैं, रेटिना, प्यूपिल, आइरिस या फिर कॉर्निया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्निया, जिसे श्वेत पटल भी कहते हैं। जब भी हम अपने नेत्रदान करते हैं तो हम आँखों का कॉर्निया वाला जो हिस्सा है, भाग है, उसे दान करते हैं और वही किसी अन्य जो ह्यूमन है उसके आइज़ में उसे ट्रांसप्लांट किया जाता है। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सो यहाँ फिनिश होते हैं हमारे आरआरबी एनटीपीसी जनरल साइंस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपको कितने पहले से आते थे, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर न्यू है तो चैनल से जुड़ जाएं, वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।